Okay, so let's start the class for today. ऑनलाइन मेरी आवाज आ रही है बेटा तुम लोगों को? ठीक। ओके, तो लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोगों ने एसएचएम की काफी चीजों को डिस्कस भी किया था। तो एसएचएम में हम लोगों ने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग को बेसिकली बात करना है क्या कि जो इसके एप्लीकेशन है लाइक सिंपल पेंडुलम और इन सब में, एंड देन वी विल अगेन कम टू द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड एवरीथिंग। बट लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स फर्स्ट, देन वी विल कम ऑन द वेलोसिटी एंड एवरीथिंग। तो आज हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। सर, व्हाट आर द एप्लीकेशंस एंड वेयर यू कैन सी द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहला एग्जांपल आपका क्या हो गया बेटा? सिंपल पेंडुलम। सर, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, हाउ द एसएचएम टेक्स प्लेस। बेसिकली एसएचएम कैसे होता है, तो यहां पर अगर आप बात करी जाए कि सर यहां पर कुछ कंडीशंस आपको लेनी पड़ेंगी। पहले समझो सिंपल पेंडुलम क्या है। तो सिंपल पेंडुलम क्या है भाई कि किसी एक रिजिड सपोर्ट से आपने थ्रेड के साथ एक बॉब को, दिस इज कॉल्ड बॉब, एंड ये क्या हो गया? थ्रेड जिसका लेंथ कितना है? एल लेंथ के एक थ्रेड से किसी बॉब को आपने क्या करा है? यहां पर टाई करके हैंग कर दिया है। ठीक है, तो दिस सेटअप इज नोन एज पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम। ओके, इन जनरल यहां से जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, आपने क्या करा? इसे क्या कहेंगे? मीन पोजीशन। व्हाई इट इज कॉल्ड मीन पोजीशन? सी, सपोज द बॉब हैज मास m, तो इसका वेट क्या होगा बेटा? यहाँ mg, और यहाँ पर टेंशन फोर्स कितना लग रहा होगा? T लग रहा होगा। मीन पोजीशन सर कौन सा होता है? मीन पोजीशन वो होता है जहां पर कोई भी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो रहा हो? जीरो हो, और बॉडी स्टेशनरी स्टेट में हो। तो दिस बॉडी इज इन स्टेशनरी स्टेट एंड दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पोजीशन is zero because T is equals to mg at this point. Okay, net force is zero. Now, when you will displace this object from its mean position up till a distance, यहां तक, तो सर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है। मतलब छोटे का मतलब कि इसका जो पाथ है दैट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो यहां पर जो एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल एंगल दैट वी विल टेक हियर। ओके, तो यहां पर क्या क्या चीजें आपको समझनी है कि अगर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है तो उस सिंपल पेंडुलम का पहला कंडीशन, द कंडीशन नंबर 1, द डिस्प्लेसमेंट और द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन is very small so that the x is linear. सेकेंड पॉइंट, सर जब मैंने इसको यहां पर डिस्प्लेस कर दिया है तो डिस्प्लेस करने के बाद इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो दिस इज व्हाट mg एंड टेंशन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं यहां पर देखूं तो आपके पास अलग अलग डायरेक्शन ऑफ एक्सेस होंगे। सी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेट mg।
ईदर आई से कि टी और mg का रिजल्टेंट विल एक्ट एज एन रिस्टोरिंग फोर्स, या फिर मैं ये कह सकता हूं, ये बेटा इधर, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू थीटा। तो mg का एक कंपोनेंट जो कि यहां पर होगा दैट इज mg cos थीटा, दैट विल बैलेंस its tension force in this point at this point, while one component that is mg sin theta that will act as a restoring force। ठीक है, so in this case we can say sir mg sin theta act as a restoring force, this is what restoring force। and the third point c, तीसरा पॉइंट क्या है कि यहां पर इस पेंडुलम के या फिर जहां पर ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, इस केस में एयर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल या जीरो है। ठीक है, तो देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। तो दीज आर द थ्री बेसिक कंडीशंस जहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा, सिंपल पेंडुलम की घटना को डिस्कस कर रहे हैं। समझ आ रही बात? तो अब ये सिंपल पेंडुलम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या नहीं करेगा, इसे प्रूफ करना हमारा मेन काम होगा। क्या कहेगा? वी हैव अ सिंपल पेंडुलम, प्रूव दैट इट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। देन हाउ विल यू प्रूव दिस इज परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? ओके, what is the condition for simple harmonic motion? I have given you the one condition. The path should be straight line. For a straight line path, we have already mentioned here that we have a very small displacement. But what about the second condition? I have given you the second condition. What is the necessary condition for simple harmonic motion? Acceleration must be directly proportional to minus of displacement। बोलो यार, बात समझ में आ रही है? क्लियर? सर यहां पर जो हमें डिस्प्लेसमेंट की बात है, सर दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट वी हैव टेकन एट दिस पॉइंट। इज दिस द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? नो, दिस इज अ मीन पोजीशन। और यहां से जो मैक्सिमम आप डिस्प्लेस कर सकते हो, सर दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन दैट वी कैन डिस्प्लेस एनी पॉइंट। तो एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या बोलेंगे? एक्स मैक्सिमम को क्या बोलोगे भाई? एम्पलीट्यूड। यही तो बोला जाता है एम्पलीट्यूड। तो वी आर टेकिंग और कंसीडरिंग एन इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब क्या कि यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? एक्स है, उस समय एंगल कितना है? थीटा है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में अगर देखूं तो एट दिस कंडीशन सर, दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन। एट दिस कंडीशन व्हाट वी कैन अज्यूम हियर? सर रीस्टोरिंग फोर्स एफ रीस्टोरिंग is equals to mg sin थीटा। यही तो हमें मिला है सर। चूंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स है, देन वी हैव टू एडमिट हियर नेगेटिव साइन। व्हाई? बिकॉज जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट एंगल थीटा करा रहे हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। तो सर वैल्यू ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा, और थीटा इज वेरी स्मॉल। Sir, why theta is very small? I have already considered this. So, sin theta can be written as theta. ठीक है, और ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा सर? F is equals to minus mg into theta. Yes, सर mg into theta हो गया। m की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? m into a, f के जगह पर m into a that is mg, और थीटा के जगह पर क्या लिखा जा सकता है? आर्क अपॉन रेडियस। m से m कैंसिल आउट हो गया। a इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस ऑफ g। आर्क की वैल्यू क्या होगी सर? आर्क मींस व्हाट? दिस डिस्प्लेसमेंट x। सो व्हाट इज द आर्क? डिस्प्लेसमेंट x अपॉन रेडियस कितना हो गया बेटा? लेंथ के बराबर, तो l हो गया। तो हम कह सकते हैं सर a इज इक्वल टू माइनस ऑफ g अपॉन l इंटू x। ठीक है, और a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। बोलो यार, ये बात समझ में आ गई? Why acceleration of this object, यानी कि रिटार्डिंग रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके क्या होगी? a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, हेंस वी कैन से, हेंस दिस इज
a simple harmonic motion. Done? Clear? But ये important equation हो जाता है. Why? Because हमें पता है, we know that a is equals to minus of omega square into x होता है. This is equation number 2, है ना? तो from comparison we can say omega square has a value how much? Omega square can be written as g upon L, or omega can be written as under root g upon L. So this is what angular frequency that you have find out. सर ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड, दैट इज अंडर रूट जी अपॉन एल, और टी कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. और आई थिंक आप सभी लोगों को ये फॉर्मूला याद भी होगा, एरर एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ा था. फाइंड द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी if the time period of a simple pendulum is t and length दिया हुआ है l. याद है? क्लियर? अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपके एग्जाम स्कूल में टेस्ट भी हो रहा है तो, और प्रैक्टिकल का टेस्ट हो रहा है, तो प्रैक्टिकल में आपके पास ये एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है क्या, कि बाय यूजिंग द सिंपल पेंडुलम डिटरमाइन और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मींस व्हाट? यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम. ठीक है, आपको लेंथ मेजर करना होगा. दूसरा, आपको टाइम पीरियड मेजर करना होगा. आपने क्या किया? डिस्प्लेस किया और आपने स्टॉप वॉच अपने पास रखा और आपने देखा क्या कि इसका टाइम पीरियड कितना है. तो 20 टाइम पीरियड को आपने कैलकुलेट किया, उसको डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? टाइम पीरियड आ गया. ठीक है, तो ये इसका यूज किया जाएगा कहां पर? आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में. अगर आपके स्कूल में एग्जाम होंगे तो प्रैक्टिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी. डन? क्वेश्चन क्या क्या मैंने बोला था यार? पहली चीज, सिंपल पेंडुलम में क्या करना है? सबसे पहले प्रूफ करना है. सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू प्रूव वेदर इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट. सो दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. द सेकंड थिंग, व्हेन यू विल प्रूव इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यू हैव वन इक्वेशन that is obtained from the restoring force. Okay, so first we have to obtain this from the restoring force, and this equation must be compared with the known equation or given equation or the equation that we already know. Sir, a is equals to minus omega square into x, so we can calculate or compare omega square is equals to g upon l. So omega square की वैल्यू g by l, तो omega की वैल्यू अंडर रूट g by l, तो t की वैल्यू 2 pi अंडर रूट l by g हो गया. डन? So this is the first application. You may like you can write and घर पे से लिखना यार, सीधी सी बात है. Clear? Let's talk about the second example. ठीक है. What is the second application? When we talk about second application, we can say sir a spring and a block. सर स्प्रिंग के साथ अगर ब्लॉक लगा दिया जाए तो बताइए क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कि नहीं? वी हैव टू प्रूव फर्स्ट ऑफ ऑल. व्हेन वी विल प्रूव करने के बाद आपको टाइम पीरियड निकालना होगा. यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी आल्सो. ओके, सो व्हाट इज द गिवन कंडीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, spring and block, we may have different situations for the different type of spring, but we are going to start one by one. Let's suppose this is the first case when you have a spring. See, this is a spring. This spring is connected with a block of mass m, and this spring has a spring constant value k. k क्या हो गया? spring constant की value. And this is the first stage, that is unstressed stage. Unstressed. ठीक है सर. in this case if I ask what is the weight mg, नॉर्मल रिएक्शन n और r लिख सकते हैं आप. सर कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? नो सर, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नीदर एनी फोर्स एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल. So when there is no force acting on this object or net force acting on this mass is zero, so you can say sir this is the case of stable equilibrium or as well. ये क्या हो गया बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. सो व्हेन द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि जब वो इक्विलिब्रियम में उसको स्ट्रेच करके या कॉम्प्रेस करके देखो क्या वो वापस उसी पोजीशन पर आने की कोशिश
कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो भाई यहां पर करेगा यार, अगर आप इसे स्ट्रेच करोगे तो वापस आने की कोशिश करेगा, कॉम्प्रेस करोगे तो फिर से वापस आने की उसी पोजीशन पर कोशिश करेगा। सो वी कैन से सर दिस पोजीशन ओ वी कैन कंसीडर इट एज अ मीन पोजीशन। क्या मान सकते हैं बेटा, इसका मीन पोजीशन बोल सकते हैं। तो सर when we shift or stretch the object or the block from its mean position, means sir this is the mean position. See, this is the mean position. I am drawing this diagram again, but this is the condition of, कौन सा कंडीशन है भैया ये, stretched spring. Okay, so spring is stretched, it is stretched from this position to this position. How much displacement that you have made? सर x डिस्प्लेसमेंट, किधर, बाहर की तरफ। जैसे ही आपने x डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ किया, कैसे किया होगा बेटा, आपने F एक्सटर्नल फोर्स लगा के किया होगा। ओके, सो ड्यू टू दिस फोर्स यू आर एबल टू डिस्प्लेस द ब्लॉक बाय अ डिस्टेंस डेल्टा x. So at this point, this spring, ये spring will apply a restoring force. What is the value of that restoring force, sir? F is equals to minus of k into x होता है. So in this case, your restoring force is nothing but minus of kx. Simple. अब इसको यहां पर अगर आप फ्री कर देते हो, मतलब ये फोर्स आप जीरो जब कर दोगे, so this will start moving towards this direction. It will come at its mean position, but it is not going to stay. Why? Because here it has potential energy. At this point you will find its kinetic energy, and due to that kinetic energy it will again reach at the different side of the mean position. So यहां से देखो, ये यहां पर आया, वापस यहां पर गया, फिर यहां पर आ रहा है, फिर यहां पर जा रहा है. So to and fro motion is there, and this to and fro motion is on a straight line as well. This was initially in equilibrium. It has a restoring force as well. So all the conditions that we have discussed yesterday, it is fulfilled. The last condition that we have to prove is A should be directly proportional to minus of x. So sir, in this case the restoring force is what? Sir, F restoring is equals to minus of kx. F के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, m into a. A means what? It's restoring acceleration minus of kx, or we can say sir A is equals to minus of k upon m into x, or A is directly proportional to minus x. Why? Because k for a particular spring, that will also be constant, m is constant. Okay, so we can say this is, hence HENCE, hence this performs SHM. This is an SHM. Okay. Now, this is very important equation that I have already told you. Sir, we find H is equals to minus K upon M into X. This is equation number 1. But हमें ज्ञात है, we know that, what we know? Sir, A is equals to minus of omega square into X. This is equation number 2. Now you can compare them. What? Sir, omega square is equals to k by m. So omega must have a value that is k by m. Okay? Or t can be written as 2 pi under root m upon k. ठीक है? इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, t upon 2. m क्या है? m is the inertial term. क्या बोलेंगे इसको बेटा? Inertial term. और ये कैसा टर्म होता है? स्प्रिंग और रिस्टोरिंग टर्म. और के एक्चुअली है क्या यहां पर? स्प्रिंग कांस्टेंट. रिमेंबर दिस. इज इट ओके? डन. अरे मास है, मास इज कॉल्ड इनर्शिया. किसी किसी जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, है ना? तो आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यहां पर क्या आया था? जी आया था ना. जी का क्या था पिछले वाले केस में? जी वो फील्ड था जिसकी वजह से वो वापस आ रहा था. रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करने के पीछे का कॉज था. सर यहां पर के क्या है? के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट इज द कॉज बिहाइंड डेवलपिंग द रिस्टोरिंग फोर्स. Sir, having greater the value of k,
will have the greater restoring force. If it has a smaller value of K, you will have a smaller value of spring constant. Are you getting this? Similarly, in case we have to find out the formula for whom, for we have an electric field एंड वी हैव द डाइपोल, ठीक है, और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना हो जाए आई, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए ई, तो टी का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो 2 पाई आई बाई ई, टी कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट आई बाई बी। ये सारे फॉर्मूले अगले साल तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो रिमेंबर दिस ऑलवेज द इनर्शियल टर्म, ओके, जिसको आप मूव कराना चाह रहे हो, दैट विल ऑलवेज कम ऑन न्यूमरेटर, एंड जिसकी वजह से रिस्टोरिंग लग रहा है दैट विल कम इनटू डिनोमिनेटर। ओके, सो नॉट रिक्वायर्ड दिस वन। समझ आ गई बात? लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ए बेटा ऑनलाइन तुम लोग को मैं देख रहा हूं, लैग तो नहीं हो रहा हूं यार? हेलो, समझ आ रहा है ना? हाँ, एक्चुअली रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, तो रिकॉर्ड हो जाएगा तो एक बार तुम लोग देख भी पाओगे। चलो, नाउ वी आर डिस्कसिंग द स्प्रिंग ओनली। तो स्प्रिंग का सेकंड केस देख लेते हैं। सर सेकंड व्हाट कुड बी द कंडीशन? आपसे देखो पूछा जा सकता है क्या कि सर वी हैव अ स्प्रिंग, ओके, वी हैव इज सस्पेंडेड स्प्रिंग फ्रॉम अ सीलिंग। किसी सीलिंग से हमने एक स्प्रिंग को सस्पेंड कर दिया, उसमें एक ब्लॉक ऑफ मास m को मैंने लगा दिया, ठीक है, और उसको मैंने छोड़ दिया ताकि वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। सर वो इक्विलिब्रियम में आने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, और फिर मैंने छोड़ दिया, एंड क्या वो SHM करेगा? यस, डेफिनेटली SHM करेगा। देन प्रूव इट दैट इट इज परफॉर्मिंग SHM। ओके, तो वो SHM कर रहा है, ये आपको प्रूव करना है। ये कंडीशन हो सकती है। सर क्या और भी कुछ कंडीशंस हो सकती है? यस बेटा, बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। सो लेट्स discuss कि what are the scope of this spring. So this is the first condition. What? This is the spring, okay, having its spring constant K and no block is connected with this. अभी तक कोई ब्लॉक आपने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया है। अब आपने क्या किया, दूसरी कंडीशन, दूसरी स्थिति लेते हैं इसी का फर्स्ट कंडीशन। नाउ व्हेन वी विल कनेक्ट अ ब्लॉक, व्हाई आई एम ड्राइंग दिस इन डॉटेड, कि मतलब अगला काम हमें क्या करना है, ये ब्लॉक कनेक्ट करना है। इस ब्लॉक का मास कितना होगा m, तो ये ब्लॉक अगले पार्ट में जब कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इट विल स्ट्रेस्ड थोड़ा सा। बोलो क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि इसका जो ब्लॉक है उसकी वजह से वेट mg लग जाएगा। सर दिस वाज द ओरिजिनल पोजीशन O1, नाउ इट्स पोजीशन बिकम क्या, O2। इसके करस्पॉन्डिंग ये कितना डिस्प्लेस हो गया है बेटा? Let's suppose the displacement is how much? Nothing but d. Okay? जब ये d डिस्प्लेस हुआ है तो ऊपर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया होगा, कितना बेटा? k into d, है ना? This kd and mg both are going to balance each other. दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो ये रेस्ट में आएगा बेटा, ठीक है? तो एट दिस पॉइंट kd is equals to mg, और ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। सर दिस इज द क्या बेटा, जब मैं उस फोर्स को लिखता तब नेगेटिव लेता ना, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स। ओके, अब देखो केडी और एमजी एक दूसरे के बराबर हो गए, तो बताओ इक्विलिब्रियम O1 को बोलोगे या O2 को बोलोगे? O2, क्योंकि यहां पर अभी नेट फोर्स जीरो है ना, क्योंकि ये तो कंडीशन नहीं है, कंडीशन ये है, क्वेश्चन क्या है कि वी हैव अ स्प्रिंग having a spring constant K and a block of mass M which is suspended from the spring, and this spring is suspended through the other end from a ceiling. किसी सीलिंग से इस स्प्रिंग को हमने कनेक्ट किया, नीचे की तरफ एक ब्लॉक लगाया और इसको सस्पेंड कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में नेट फोर्स जीरो यहां पर है बेटा, है ना? तो जब नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, कि ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। ठीक है सर, सर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो ये, मगर क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है? तो जरा ट्राई करते हैं। सोचो कि अगर इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूं या थोड़ा सा ऊपर करके छोड़ दूंगा तो क्या होगा, दिस विल मूव अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इट मींस दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम।
सो यू कैन ऑल्सो ऐड सर स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर कहानी आपने बिल्कुल सही बता दी, दिस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम राइट नाउ। एंड अगर मैं इसको यहां से डिस्प्लेस करूं अप या डाउन बाय अ डिस्प्लेसमेंट x, so we can find out or we can prove whether it is doing simple harmonic motion or not. So let's discuss. क्या सर ये पोजीशन क्या था? दिस इज द मीन पोजीशन। ये क्या है भाई? मीन पोजीशन है। और इस मीन पोजीशन से आपने कितना और डिस्प्लेस कर दिया एक्स्ट्रा? सर मैंने x डिस्प्लेस कर दिया नीचे की तरफ। ओके, तो बताओ यहां पर फोर्स कितना डेवलप हो जाएगा? यहां पर फोर्स और कितना डेवलप हो जाएगा? सर पहले तो kd था, अब कितना और डेवलप हो गया बेटा? k इंटू एक्स। बोलो। और नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है बेटा? mg। तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स और टोटल नेट फोर्स इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहेगा, वो कितना होगा? ओनली kx। ठीक है, हम कह सकते हैं क्या? रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज हाउ मच? दिस। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिस। तो क्या हो जाएगा? एफ अपवर्ड माइनस एफ डाउनवर्ड। और बाहर से माइनस साइन लगा, क्योंकि रीस्टोरिंग लिखते टाइम नेगेटिव आप लगा लो। तो एफ अपवर्ड कितना है? के डी प्लस के एक्स माइनस एम जी। सर एम जी और के डी तो बराबर थे यहां पर, तो इसलिए मैंने कह दिया क्या? सर एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस ऑफ के एक्स। सर अगर यहां पर भी रीस्टोरिंग फोर्स के एक्स ही लग रहा है, तो दिस इज द सेम क्वेश्चन विद दिस। सर के एक्स यहां पर भी द सेम फॉर्मूला आपका आ जाएगा। बोलो यार, ठीक है, मुझे दोबारा डेराइव करना पड़ेगा? नहीं, हम यहां पर प्रूफ कर सकते हैं सर। हेंस वी कैन से a is directly proportional to minus of x and this will perform the SHM. The time period in this case will also be 2 pi under root L by G. L by G कहाँ हो जाएगा फिर? क्या हो जाएगा? M अपॉन फ्रीक्वेंसी आपसे कोई पूछ रहे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। बोलो यार, ये बात हो गई। एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्या कि सर इसी स्प्रिंग में कहानी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। सर मान लीजिए मैं 2 स्प्रिंग यूज करूं, तब क्या होगा? कैसा 2 स्प्रिंग? तो देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। और क्या हो सकता है सर? सीरीज भी तो हो सकता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कैसे? देखिए, आपके पास ये एक फिक्स सपोर्ट है, दिस इज द फिक्स सपोर्ट, दिस इज द स्मूथ सरफेस। यहां पर आपके पास एक ब्लॉक है, इसको आपने एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट K1। इसको आपने दूसरे स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया? K2। ठीक है, इसी का दूसरा केस ले सकते हो आप। मास M K2 और K1 ले लो। ये दोनों कंडीशन क्या होंगी? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब सर व्हेन द टू एंड ऑफ द स्प्रिंग, दो स्प्रिंग है तो दोनों के एक एंड किससे कनेक्टेड हो बेटा? डायरेक्ट ब्लॉक से, और रिमेनिंग दोनों एंड एक साथ कनेक्टेड हो। तो पैरेलल में यही कॉम्बिनेशन होता है ना कि सर कॉमन एंड शुड बी कनेक्टेड कॉमनली, एक साथ कनेक्टेड होने चाहिए। सर लेकिन यहां पर तो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, तो ऐसे हम मान सकते हैं क्या कि अगर दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग आपके पास हैं, उनका एक एंड डायरेक्टली ब्लॉक से कनेक्टेड है और दूसरा एंड फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है, सो सच कॉम्बिनेशन वी कैन से दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सर सीरीज क्या होगा? तो सीरीज के लिए बेटा देखो, आप ये कह सकते हो दिस इज वन स्प्रिंग
और उसके साथ साथ मैंने क्या कर दिया, दूसरा स्प्रिंग ले लेते हैं हम लोग। सर ये दूसरा स्प्रिंग हो गया, एंड बोथ आर कनेक्टेड विद द ब्लॉक ऑफ मास m। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, K2। दोनों क्या कहलाएंगे, सीरीज में कहलाएंगे। या फिर आपके पास ऐसा हो सकता है, सर दिस इज वन स्प्रिंग और दिस इज द अनदर स्प्रिंग, तो ये दोनों भी क्या कहलाएंगे बेटा, सीरीज में कहलाएंगे, K1 K2, है ना। जो फॉर्मूला इसके लिए आएगा वही फॉर्मूला इसके लिए आएगा, जो फॉर्मूला इसके लिए आएगा वही फॉर्मूला इसके लिए आएगा, पैरेलल के लिए सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या निकालना होता है, पहली चीज कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट SHM इज देयर, फर्स्ट, सेकंड, टाइम पीरियड, थर्ड, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब यही बेटा कि अगर इनके स्प्रिंग कांस्टेंट की इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लियो, क्या कि इन दोनों स्प्रिंग की जगह पर अगर मैं केवल एक स्प्रिंग इस्तेमाल करना चाहूं तो सेम टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए आपके स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए। समझ में आ रही बात, तो इसे स्प्रिंग कांस्टेंट की इक्विलिब्रियम वैल्यू कहते हैं, इक्विवेलेंट वैल्यू कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये कंडीशन यहां पर बन जाती है। सर कैसे निकाला जाए इसका, डेरिवेशन कैसे किया जाए, कि इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाए, ये सारी बातें, ठीक है। चलो कौन सा पहले पैरेलल ले लिया जाए, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। सर ये जो है वो फर्स्ट स्प्रिंग है और उसकी इनिशियल कंडीशन मैं बना रहा हूं, ये K1 हो गया, ये हो गया क्या, K2, इसका मास क्या हो गया m, और ये इस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूं कि सर दिस इज नथिंग बट द मीन पोजीशन, ठीक है भाई। इस मीन पोजीशन से आपने क्या किया, डिस्प्लेस करने की कोशिश करी। किधर डिस्प्लेस करो, इधर या इधर, राइट साइड कर लिया जाए। कितने से डिस्प्लेस करना चाह रहे हो बेटा, इस ब्लॉक को आपने डिस्प्लेस कर दिया कितने से, ये नया पोजीशन हो गया, तो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट दैट यू हैव गिवन, सर x डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। तो होगा क्या इस स्प्रिंग K2 के साथ, दिस विल बी कॉम्प्रेस्ड, और ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक। तो ये जो कॉम्प्रेस हुआ है इसने किधर की तरफ फोर्स डेवलप किया होगा, K2 इंटू एक्स, डिस्प्लेसमेंट x के ऑपोजिट, और ये किधर फोर्स डेवलप करेगा बेटा, ये भी इसी डायरेक्शन में करेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, दैट इज K1 इंटू एक्स। सर व्हाट इज द नेट रीस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस, व्हाट इज द नेट रीस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस बेटा, जरा मुझे बताओगे, बताओ क्या होगा रिस्टोरिंग फोर्स में। सर ये भी फोर्स इसी डायरेक्शन में है और ये भी फोर्स इसी डायरेक्शन में है, तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ K1x प्लस K2x। मेरी बात समझी जा रही है सर, माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू एक्स, एफ रीस्टोरिंग। सर इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों के जगह पर मैं केवल सिंगल स्प्रिंग इस्तेमाल करूं तो सेम रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करने के लिए मुझे उसका इक्विवेलेंट कोफिशिएंट कितना चाहिए, तो मैं ये लिख सकता हूं, है ना। तो बाय कंपेयरिंग वी कैन से सर K इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज K1 प्लस, सर पैरेलल में रेजिस्टेंस उल्टा आता था, है ना, इसका ये ऑपोजिट आता है। रिमेंबर ऑलवेज दिस कॉन्सेप्ट। केवल और केवल रेजिस्टेंस ऐसा फैक्टर है जहां पर पैरेलल में 1/R1, 1/R2, 1/R3 आता है, वरना उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं, लाइक इंडक्टर है, वो भी रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, लेकिन कैपेसिटर ऑपोजिट काम करता है। तो इक्विलिब्रियम इक्विवेलेंट वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। सर ये तो आप थोड़ी सी भावनाओं में बह गए क्योंकि ये तो इस बार नया क्वेश्चन आ गया था, ये तो पुराना ही क्वेश्चन है ना यार, देख। तो सर अगर ये क्वेश्चन पुराना है तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट अपॉन M, है ना। ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट K इक्विवेलेंट अपॉन M,
टी क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इक्विवेलेंट, या फिर सर के इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई अंडर रूट एम, और के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है k1 प्लस k2। सर इसका मतलब ये आपने बताया, जो इससे एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या रिजल्ट निकल सकता है बेटा? देखो कि मेरे पास कई सारे स्प्रिंग हो, सी ये 4 स्प्रिंग, ये मास m है, सबका वैल्यू क्या है k1 k2 k3 k4, दे ऑल हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? सेम टू सेम है, क्योंकि अगर x डिस्प्लेस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट का सेम होगा। तो सर k इक्विवेलेंट क्या आएगा k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4। तो मैंने कहा इसको अगर मैं x डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा। यू विल से सर 2 पाई अंडर रूट m क्या है? इसका मास है ब्लॉक का, अपॉन k इक्विवेलेंट, यू विल गेट द आंसर। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेलल इक्विलिब्रियम? तो कंडीशन फॉर पैरेलल इक्विलिब्रियम आप कह सकते हो क्या? all springs must be directly connected with block at its one end, और अदर कहां होना चाहिए बेटा? फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 2, सर के इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ के आई, मतलब सारे वैल्यूज का डायरेक्ट सम कर देंगे। सर तीसरा क्या कंडीशन होगा? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कह सकता हूं क्या कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल स्प्रिंग x दैट शुड बी सेम। ठीक है, जैसे वहां पोटेंशियल सेम होता था, यहां पर x सेम हो गया। तो ये बातें आ गई किसके लिए? स्प्रिंग के पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी। सर व्हाट अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन? ओके, हाँ आना तो चाहिए 1 अपॉन, लेट्स सी, देखा जाए। सर सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी जब आती है तो आपने कहा कि सर देखिए घटना थोड़ा सा ऐसा है, सर दिस इज स्प्रिंग नंबर 1 और दिस इज द सेकेंड स्प्रिंग, और ये कनेक्टेड है, तो इसका ये क्या हो गया? मीन पोजीशन हो गया ना बेटा? बोलिए भाई, नहीं बोलोगे? ये क्या हो गया K1, ये क्या हो गया बेटा K2, ये पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया O, और इसको नाम रख दिया P, जहां पर दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। नाउ इफ वी डिस्प्लेस दिस ब्लॉक विद अ डिस्टेंस ऑफ x, यहां से कितना डिस्प्लेस कर दिया बेटा? x। ठीक है, तो ये जो x डिस्प्लेसमेंट है उसकी वजह से स्प्रिंग 1 भी डिस्प्लेस हुआ होगा और स्प्रिंग 2 भी हुआ होगा, लेकिन दोनों में जो स्ट्रेच हो रहा है दोनों स्प्रिंग, वो दो के दोनों स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है क्या बराबर होगा? नॉट नेसेसरी, क्योंकि कोई स्प्रिंग स्ट्रेच कितना होगा वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा? उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पर, उसके मटेरियल पर, है ना। तो K1 K2 दोनों अगर अलग अलग हैं तो यहां पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट थी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सर ये डिस्प्लेसमेंट x1 होगा, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हो जाएगा बेटा? x2 हो जाएगा। समझ आ रही बात? ओके, तो सर इस स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप होगा? K2 इंटू x2, और इसमें कितना फोर्स डेवलप होगा बेटा? K1 इंटू x1। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहां पर कितना फोर्स डेवलप हुआ ये, और इसमें कितना फोर्स डेवलप हुआ? इतना। जरा ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। सर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था यहां पर, मैंने कहा हाँ बेटा, ये स्प्रिंग यहां पर कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग में जितना फोर्स डेवलप हुआ है वो इस ब्लॉक पर लगेगा कितना? K2x2। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है बेटा। अच्छा, तो सर इस पॉइंट पर कोई ब्लॉक तो है नहीं, तो यहां पर जो स्प्रिंग है वो किधर फोर्स लगाएगा? K2x2 इधर की तरफ लगेगा,
और इस पर ये K1 X1 किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। सर बिल्कुल, बात तो एकदम सही है ना, बोलो। तो सर F एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, K2 X2 के बराबर, और सर K1 X1 बराबर क्या हो जाएगा, K2 X2 हो जाएगा। सर तो रीस्टोरिंग कौन सा, K2X बेटा, जब स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो, ऐसे सोचो कि आपके पास एक सिंगल स्प्रिंग है, ये ऐसे कंडीशन में है, आपने जब इसको स्ट्रेच किया तो आपने यहां फोर्स लगाया, at the point of contact the spring will apply a force in this direction, at this point of contact it will also apply in this direction away from the point of contact। समझ आ रही बात, तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होगा, ठीक है। नेट फोर्स अगर जीरो है तो F एक्सटर्नल K2 X2 के बराबर है, K1 X1 X2 के बराबर हो जाएगा। तो आपका रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, अब देखो यहां पर ये फोर्सेस की बात हो गई। अब मैंने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, x डिस्प्लेसमेंट आपने किया है, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट x। तो सर F रीस्टोरिंग कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ K इक्विवेलेंट इनटू x, मैं ये लिखूंगा अगर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट अगर ये हो तो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट सर x की जो वैल्यू है इट इज सम ऑफ x1 एंड x2, x इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ x1 एंड x2, और यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये F एक्सटर्नल, अगर मैं x2 लिखना चाहूं तो F, ये जो इसको F मान लो F एक्सटर्नल को, F अपॉन क्या लिख सकता हूं, K2, और सर x1 भी क्या होगा, F अपॉन K1 लिखा जा सकता है। सो वी कैन पुट द वैल्यू एट दिस पॉइंट, तो आप क्या कह सकते हो सर, F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2, और इस x के जगह क्या लिख सकते हो आप, F अपॉन K इक्विवेलेंट। समझ पा रहे हैं मेरी बात, क्लियर हो रही बात मेरी। सर रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, सर रीस्टोरिंग फोर्स F एक्सटर्नल के बराबर, जितना बाहर आप खींचोगे उतने से वो रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, जब आप हटाओगे तो उसी से वो अंदर आने की कोशिश करेगा। तो सर ये किसके बराबर है, K2 X2 के बराबर है, K2 X2 किसके बराबर है, K1 X1 के बराबर है, और हम नेट रीस्टोरिंग क्या लिख सकते हैं, K इक्विवेलेंट इनटू X, और मेन रिलेशन क्या है सर, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। सर x की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पर रख दी। तो सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इक्विवेलेंट, 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन, अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग है तो 1 अपॉन kn भी आप बोल सकते हो, ठीक। सर F रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ k इक्विवेलेंट इनटू x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ k इक्विवेलेंट, अगर दो ही स्प्रिंग यहां पर है तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, दिस इज द आंसर। और t कैन आल्सो बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट m k1 प्लस k2 अपॉन k1 प्लस, सॉरी, k1 इंटू k2। Is this okay, beta? So this is how you can deal with the spring in series combination. Okay. Now, coming to the next point, next application. We have enough time, 10 to 15 मिनट। बोलो बात समझ में आ रही है। किसी भी पॉइंट पर देखो, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है ना, तो इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इधर लगने वाला फोर्स बराबर होगा, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, K2 X2 के बराबर हो जाएगा। रीस्टोरिंग किसके बराबर होता है, जो एक्सटर्नल से आप स्ट्रेच कर रहे होते हो, तो दिस इज द केस। तो ये हो गया क्या आपका स्प्रिंग। हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया बेटा, स्प्रिंग डिस्कस कर लिया, स्प्रिंग डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, कुछ और डेली लाइफ एग्जांपल।
क्या हुआ बेटा, नहीं दिख रहा है? अच्छा ये कैमरा आ रहा है, ठीक है यार, आगे बढ़ा जाए, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल? अच्छा तुम लोग को सेकंड पेंडुलम पता है क्या होता है? व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? चलो बाद में। टू क्या? 2 सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 2 सेकेंड, ठीक है। रिमेंबर दिस, जब पेंडुलम पढ़ा है इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा अब देखो यार, अब इसके बाद एप्लीकेशन नंबर 3 पर आ जाते हैं हम लोग। एप्लीकेशन नंबर 3, सर ये कौन सा एप्लीकेशन होगा? तो कल ही हम लोगों ने बात किया था ना, बॉयंट फोर्स वाला। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द बॉयंट फोर्स वाला एग्जांपल। वी हैव, दिस इज व्हाट, the liquid layer. Okay, this is the liquid layer. So if it is a liquid layer, then we should draw this something. ये लिक्विड का लेयर है, ठीक है। और हमारे पास क्या है बेटा, एक कोई कंटेनर है ऐसा, एनी कंटेनर, सिलेंड्रिकल या किसी भी शेप का हो सकता है, जिसका टोटल मास कितना है? m नॉट, ठीक है। वॉल्यूम कितना है? v नॉट। आपको कुछ भी दिया जा सकता है, और मे भी आपको डेंसिटी भी दे दी जाए। सी, रो नॉट इज द डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जिसका ये बना हुआ है, ठीक है। इसका जो वेट है वो कितना होगा बेटा? नीचे की तरफ काम करेगा, दैट इज व्हाट, m नॉट g। सर some portion of this block is currently inside the liquid, means what sir, this portion is inside the liquid right now. What is the volume which is inside liquid? मैंने v मान लिया। कितना मान लिया बेटा? v। v कैसे निकाला जाएगा? इसके लिए क्या दिया गया होगा सर? v is equals to 2/3 ऑफ v नॉट, ऐसा दिया जा सकता है आपसे, तो घबराने की जरूरत नहीं है यार इसमें। तो v can be written as any fraction of v नॉट, ओके। सर ऐसे कंडीशन में इस पर एक फोर्स लगेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स बोलते हैं, बी। सर दिस बॉयंट फोर्स मस्ट हैव अ वैल्यू ऑफ वी, रो ऑफ लिक्विड इनटू जी, ओके। सर दिस वेट कैन बी रिटन एज, डब्ल्यू कैन बी रिटन एज सर एम नॉट इंटू जी, और मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। मेरी बात समझ लो सर, दिस इज इन बैलेंस स्टेट। सर बैलेंस स्टेट में, अच्छा तो सर अगर ये बैलेंस स्टेट में है तो अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सर इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन W मस्ट बी इक्वल टू बॉयंट फोर्स। सर W इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स, इसका मतलब सर W मतलब V नॉट रो नॉट इंटू जी, सर V रो L इंटू जी। जी से जी कट गया। आपको ये वहां से पता चल जाएगा क्या कि सर कितना वॉल्यूम इसका डूबा हुआ है, रो नॉट अपॉन रो एल। बोलो यार, समझ में आ गई की बात की नहीं? ये सब आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में। सो दिस इज द कंडीशन कि हमारे पास एक कोई भी कंटेनर है जो लिक्विड में पार्शियली इमर्ज्ड है, और वो अभी रेस्ट में है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तब जब आप इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे, ठीक है। सो लेट्स डिस्प्लेस एंड रिलीज दिस ऑब्जेक्ट। तो यहां से इसको मैंने कितना डिस्प्लेस कर दिया बेटा? देखो इतना। सर पहले कहां पर था? पहले यहां पर था। ये पोजीशन क्या है? O, और ये क्या हो गया? O, और ये पॉइंट क्या है? O डैश मान लिया। सर हाउ मच एक्स्ट्रा वॉल्यूम यू हैव इमर्ज्ड इनटू द लिक्विड? कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर आपने इमर्ज कर दिया इसका? तो साहब आपने कहा सर ये दूरी कितनी है? x है ना। और हो सकता है एरिया आपको दे दिया जाए, कुछ भी दिया जा सकता है यार, तो मैंने एरिया ले लिया, ठीक है। तो इस वॉल्यूम का, वॉल्यूम v डैश को क्या बोल सकते हो? a इंटू एक्स, ठीक है। समझ गए? इनिशियली आपको ये हाइट अगर दे देता, मान लो आपको हाइट देता और वहां पर एरिया a दिया गया होता, ध्यान से समझना, तो सर ये v नॉट कितना होता? v नॉट a इंटू एच होता।
सर ये जो डूबा हुआ पार्ट है वो निकल आता कितना? सर ये डूबा हुआ पहले से पार्ट AH रो नॉट अपॉन रो एल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन। ठीक, ये क्या आ गया? V जो एक्स्ट्रा मर्ज हो गया, इसकी वजह से एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, B डैश that is V dash rho L into G. This is what the extra buoyant force which is developed in upward direction. किसकी कब ये डेवलप हुआ? जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको कितना डिस्प्लेस कर दिया बेटा? x से डिस्प्लेस कर दिया। सर व्हेन यू विल रिलीज दिस एक्सटर्नल फोर्स व्हाट हैपेंस? सर ये हट जाएगा तो ये बॉयंट फोर्स इसे ऊपर लाने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने मीन पोजीशन पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कंडीशन में अगर वो मीन पोजीशन ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये क्या था? स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी एसएचएम परफॉर्म करेगा। सर व्हाट इज द रीस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस? हेंस एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू वी डैश रो एल इंटू जी। समझ गया ना? तो सर वी डैश कितना है? ए रो एल इंटू जी माइनस में और इंटू क्या हो गया? एक्स। इसके जगह क्या कर दिया आपने? m इंटू ए। m क्या है भाई? m दैट इज m नॉट इंटू ए। टोटल मास, जो ऑब्जेक्ट बेसिकली मूव कर रहा है उसी का मास लेंगे, टोटल मास ऑफ दिस। तो a कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ a रो एल g अपॉन मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू क्या कर दिया आपने? x कर दिया। ठीक है, तो a कैन बी रिटन एज, देखो यहां से तो आप ये प्रूव कर लोगे कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, हेंस इट विल परफॉर्म द SHM। यहां पर v की जगह क्या ले सकते हो? माइनस a रो एल जी अपॉन a h रो नॉट इंटू x। सर a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यस। h इज इक्वल्स टू माइनस रो एल बाई रो नॉट इंटू g अपॉन h इंटू x। सर वी नो दैट a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, हेंस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? रो एल जी अपॉन रो नॉट इंटू एच। बाकी चीजें निकल आएंगी कि नहीं निकल आएंगी बताओ? दिस इज द केस। ओके, इट्स 17:40। जसवंत सर नहीं है अभी? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम और पढ़ा देते हैं, छोटी सी बात, छोटा सा पढ़ाएंगे, ठीक है? समझ आ रहा है ना ये? ओके, तो लास्ट क्वेश्चन, यू कैन ट्राई दिस। सर वी हैव अ यूट्यूब, ठीक है? इन दिस यूट्यूब वी ऑलरेडी हैव फिल्ड, हाँ सर आ जाइए आ जाइए आ जाइए, हो गया, तब तक सेटअप करिए अपना। ठीक है, तो भाई देख, इस YouTube में क्या है? ऑलरेडी कोई लिक्विड फील्ड है आपके पास, ठीक है? तो दिस इज इन इक्विलिब्रियम। अब सोचो इस मीन पोजीशन से अगर आपने इस लिक्विड को नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, कितने से? x से, तो ओवरऑल ये लिक्विड कहां चला जाएगा? यहां पर चला जाएगा। सर दिस इज द एक्स्ट्रा हाइट x और ये नीचे की तरफ हाइट आ गया, तो इस पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा होगा? x रो g। कितना प्रेशर लग रहा होगा बेटा? x रो g। और ये प्रेशर की जगह क्या ले सकते हो? फोर्स अपॉन एरिया। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है तो आप कह सकते हो क्या? x रो g। तो दिस फोर्स दैट इज x रो g इंटू a दैट विल एक्ट एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। जब इसको यहां से पुश करके छोड़ोगे तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, एंड दिस विल अप एंड डाउन मोशन करना शुरू कर देगा, दैट इज ऑल्सो एन SHM। तो दिस इज द लास्ट केस जो हमें डिस्कस करना था, ठीक है? वी मे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकता हूं इस पे, ठीक है? इनफाइनाइट, मतलब पूरे सेमेस्टर यही पढ़ा जा सकता है, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना बहुत है। एक क्वेश्चन और है अर्थ वाला, वो अगली क्लास में मैं कराऊंगा, और अगली ही क्लास में हम लोग ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज योर वर्क? घर पे जितने मैंने डेरिवेशंस कराए हैं सारे डेरिवेशंस को फिर से नोट करना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी है ये, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।